नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 साइंस के एमसीक्यू यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न। सबसे पहले तापमान का एसआई यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो केल्विन जो स्केल होता है वो तापमान का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक है। तो ऑप्शन बी केल्विन हमारा करेक्ट आंसर। तो हम कोई केल्विन को टिक लगाते हैं। अगला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। 293 केल्विन तापमान बराबर होता है। तो देखिए जो हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से 273 घटा देते हैं। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 293 केल्विन इसको हमें सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए जब सेल्सियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से केल्विन में से 273 घटा देते हैं। तो 293 माइनस 273 तो हमारा आंसर आता है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 293 केल्विन तापमान के बराबर। अगला प्रश्न है अपना 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है। 25 केल्विन के बराबर, 298 केल्विन के बराबर, 273 केल्विन के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते हैं अपन, तो इसमें 273 जोड़ दिया जाता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में हमें 273 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आता है। तो 25 प्लस 273 केल्विन बराबर हमारा आंसर आता है 298 केल्विन। तो हमारा ऑप्शन बी 298 केल्विन हमारा करेक्ट आंसर। 298 केल्विन बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अगला है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक है, यानी कि किस तापमान पर जल उबलने लग जाता है। तो सेल्सियस में जो जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए 100 डिग्री में 273 जोड़ने पर क्या आता है 373 केल्विन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 373 केल्विन तापमान जो होता है वो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी 373 केल्विन तापमान। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस अभी मैंने बताई आपको, 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 हम जोड़ेंगे तो 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन, यानी कि 373 केल्विन बराबर हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो अगला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे के सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, संगलन। तो देखिए जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया जो होती है उसमें जो ठोस होता है वो सीधे सीधे बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, अतः इसे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारा जिसका आंसर हुआ ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, ये सब ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। कपूर भी इसी की श्रेणी में आता है। अगला निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, यानी कि ड्राई आइस कौन है या शुष्क बर्फ कौन है। तो हम ऑप्शन हमारे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ठोस रूप। तो देखिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस अवस्था होती है वो ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ कहलाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है पास्कल निम्न में से किस भौतिक राशि का इकाई है, यानी कि पास्कल किसकी इकाई है, घनत्व की, शक्ति की, दाब की या तापमान की। तो जो दाब की जो इकाई है उसे पास्कल कहते हैं या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। अगला है पीतल के अवयव हैं, यानी कि पीतल किन से मिलकर बना होता है। तो जिंक और टीन, जिंक और कॉपर, लोहा और तांबा और एल्युमिनियम और तांबा। तो जो पीतल जो होता है दोस्तों वो जिंक और कॉपर यानी कि तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण होता है। इसमें जो कॉपर यानी कि जो तांबा होता है वो 70% होता है,
जबकि जस्ता जो होता है यानी कि जिंक जो होता है वो 30% होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जिंक और कापर करेक्ट आंसर हुआ। और इन दोनों का जो रेशो है यानी कि जो अनुपात है वो 70:30 में होता है। कापर 70% जबकि जिंक 30% होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21%, 50%, 78%, 80%। तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 20%, 30%, 78%, 90%। तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ऑप्शन सी 78% हमारा करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो जो पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं बिना द्रव में बदले, वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ जैसे कपूर है, आयोडीन है, नेप्थलीन है, ये ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो चारों ही पदार्थ ऐसे हैं जो सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, अतः ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये चारों ही ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन, नौसादर ये सभी ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ की श्रेणी में रखे जाते हैं। 12वां, निम्न में से कौन सा धातु उपधातु के उदाहरण है? तो दोस्तों उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती है। तो देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तीनों धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी रखती है, दोनों के गुण रखते हैं, इसलिए इन्हें उपधातु कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ज़्यादातर जो अधातु होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ऐसी भी अधातु है जो कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर। तो ब्रोमीन जो है इसको ब्रोमीन जल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अधातु है, अतः ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अगला है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? यानी कि यहाँ अब धातु का उदाहरण देना है अपने को। ब्रोमीन अधातु थी, अब हमें धातु का उदाहरण देना है। तो देखिए, चलिए ऑप्शन स्टार्ट करते हैं अपन। गैलियम, सीजियम, ऑप्शन सी पारा और सोडियम। तो हमारा करेक्ट आंसर जो पारा जो होता है यानी कि मरकरी, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? वायु, दूध, लकड़ी, पारा। तो दोस्तों वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण होता है, लकड़ी भी मिश्रण है। तो पारा एक शुद्ध धातु है, तो ये धातु की श्रेणी में आता है पारा। अतः पारा जो है वो शुद्ध धातु है, यानी कि शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा पारा यानी कि मरकरी। जबकि वायु आप सभी को पता है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी होते हैं। दूध भी मिश्रण है, तो पारा इसका आंसर हुआ। अगला, परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? यानी कि जो एटम की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम, उसकी इकाई क्या है, उसको मापने की इकाई क्या है? तो नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो नैनोमीटर जो है, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, जो कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर इसकी इकाई है। तो नैनोमीटर में मापते हैं। अगला है एक AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो एक AMU किसके बराबर होती हैं? तो हम हमारे ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर हैं? तो देखिए, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के बराबर, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु भार का 1/12वां भाग के बराबर, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार के बराबर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु भार जो है उसका 12वां भाग वो जो है और एक AMU के बराबर होती है।
अगला 18वां प्रश्न है, ओजोन अणु की परमाणुकता होती है। तो दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। तो इसमें देखिए कितने परमाणु हैं, यानी कि परमाणुकता किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या है। तो O3 के अंदर 3 परमाणु होते हैं। चूँकि 3 परमाणु हैं तथा इसकी परमाणुकता भी 3 होगी, अतः हमारा ऑप्शन सी 3 करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का, यानी कि ओजोन की परमाणुकता 3 है। अगला आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवोगाद्रो संख्या 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है। तो देखिए 6.022 × 10⁻20, बी ऑप्शन 6.022 × 10⁻22, सी ऑप्शन 6.022 × 10⁻23 और डी ऑप्शन 6.022 × 10⁻24। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6.022 × 10⁻23 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है। इसे आवोगाद्रो वैज्ञानिक ने दिया है, अतः इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों सल्फर का जो एक अणु का फॉर्मूला होता है S8, जो कि इसमें 8 परमाणु हैं, अतः इसके परमाणु एक सल्फर का अणु बनाने के लिए 8 परमाणु होंगे, अतः इसकी परमाणुकता भी 8 है, यानी कि ये बहुपरमाणुक अणु हैं। तो ऑप्शन हमारा 8 है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। सल्फर के एक अणु में परमाणु की संख्या 8 होती है। 21वां प्रश्न है, फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं? तो फास्फोरस अणु का फॉर्मूला है P4, यानी कि P4। तो देखिए 2 3 4 5, तो 4 है, यानी कि इसमें 4 परमाणु होते हैं एक फास्फोरस के अणु में, अतः इसकी परमाणुकता 4 है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ 4। अब हम अगला 22वां प्रश्न देखते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग संबंधित है थॉमसन के परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो देखिए थॉमसन का अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने किया था, पतली झिल्ली पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने, और इसी प्रयोग से नाभिक की खोज हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अगला 23वां प्रश्न, परमाणु में नाभिक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे। तो जे थॉमसन, नील बोर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की खोज हुई थी इस प्रयोग से। तो ऑप्शन सी रदरफोर्ड हमारा करेक्ट आंसर। इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर भारी अल्फा कणों जिनके ऊपर धन आवेशित था उनकी बौछार करी थी, इस प्रयोग से नाभिक का पता लगा था। अगला है 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए सही है? यानी कि रदरफोर्ड के तो देखिए परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, पहला ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दूसरा ऑप्शन। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी बातें जो है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के दौरान बताई गई थी कि नाभिक की खोज भी इसी से हुई थी, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाते हैं, यह भी बात इसी से स्पष्ट हुई थी। 25वां प्रश्न है, किसी परमाणु के एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कक्षाएं एम, एन, ओ, पी, इस तरह से के, एल, एम। तो तीसरे वाले कोश में 2n² फॉर्मूले के अनुसार n का मान हम 3 रखेंगे, तो 3 × 9, 9 × 2 = 18। तो टोटल जो हमारा के, एल, एम, एन से अपन पता कर सकते हैं। के जो है पहला कोष, एल दूसरा कोष और एम तीसरा कोष और एन चौथा कोष। तो जो तीसरा वाला कोष में 2n² में n का मान हम 3 रखेंगे और 2 आगे आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 और आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा हमारा 18 आएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको 2n²। यहाँ n जो है वो कोश की संख्या है और 2 इस फॉर्मूले में है। तो किसी भी कोश में, अब तीसरे वाले कोश हैं तो इसमें देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे अपन, तो टोटल आता है 18। तो यानी कि 18 हमारा जो करेक्ट आंसर आया। पहले के वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल वाले में अपन। देखिए अगला 26वां प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो देखिए नील्स बोर, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक।
तो जेम्स चैडविक जो थे इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। 27वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटॉन की जो संख्या है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितने प्रोटॉन की संख्या है उतने ही उसकी परमाणु संख्या होगी। 28वां प्रश्न, सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो 11 + 12 दोनों को जोड़ने पर हमारा जो आंसर आता है 23। अतः हम कह सकते हैं तो ऑप्शन सी है जो हमें दिखाई दे रहा है 23, वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को आप जब भी जोड़ोगे तो जो टोटल परमाणु द्रव्यमान है वो निकल के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ सी, यानी कि 23, जो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है सोडियम का। अगला है परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो ऐसे भी स्पीशीज होती है जिनमें परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इस तरह से कार्बन के भी 2 समस्थानिक है, क्योंकि इनमें परमाणु संख्या तो एक समान रहती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अगला है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट ही बताया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी कि 3 समस्थानिक होते हैं। ड्यूटेरियम में जो परमाणु भार 2 होता है, प्रोटियम में 1 होता है, ट्राइटियम में 3 होता है। अगला सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होगा? तो दोस्तों जो सोडियम है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। तो पहले वाले कोश में 2n² फॉर्मूले के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे वाले में 8 जाते हैं और तीसरे वाले में जो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का आंसर आएगा 2, 8 और 1, यानी कि पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले कोश में बचा जो 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 2n² फॉर्मूले से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। 32वां प्रश्न, सर्वप्रथम कोशिका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज देखिए, ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लीeuwenhoek और पुरकिंजे। तो हमारा जो कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 ईस्वी में कार्क यानी कि बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल में एक मृत कोशिका की खोज की थी। तो ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज की थी और लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका को देखा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो क्लेमाइडोमोनास जो कि शैवाल है, पैरामीशियम, अमीबा और उपयुक्त सभी। तो क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा ये तीनों ही एक कोशिकी के अंदर आते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। इनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। अमीबा एक कोशिकीय, पैरामीशियम। अगला है कोशिका में केंद्रक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था केंद्रक की खोज किसने की थी? तो एम स्लाइडेन, टी श्वान, रॉबर्ट ब्राउन, लीeuwenhoek। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। अगला है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो एम स्लाइडेन और टी श्वान, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। अगला है अपना लीeuwenhoek और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मैथिया, जेकब स्लाइडेन और थियोडोर श्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत 1838-39 में प्रस्तुत किया था। जो टी श्वान हैं ये जो जंतु वैज्ञानिक थे और मैथिया स्लाइडेन जो थे वो पादप वैज्ञानिक थे। अगला 36वां प्रश्न, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है, यानी कि जो सेल वाल जो होती है प्लांट सेल में पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन है काइटिन, सेलुलोज, प्रोटीन और लिपिड। तो दोस्तों जो सेलुलोज की बनी होती है सेल वाल प्लांट सेल के अंदर, जबकि अगर काइटिन की बात करें तो कवक की जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा सेलुलोज। 37वां प्रश्न, निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जीवाणु कोशिका और अमीबा। तो देखिए जो जीवाणु कोशिका है वो अव्यवस्थित होती है, पूरी तरह से उसमें यूकेरियोटिक टाइप की नहीं होती है, तो ये प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। जबकि पादप और जंतु और अमीबा ये यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल जो सेल है वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है। कोशिकाओं के को भी इनके जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और इनके आधार पर वेल डेवलप्ड पे आधार पर दो भागों में बांट दिया है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु वगैरह है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं, नील हरित शैवाल। जबकि अमीबा है, जंतु कोशिका है, ये सब यूकेरियोटिक टाइप की कोशिका है। तो जीवाणु कोशिका हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक यानी कि अनडेवलप्ड टाइप की कोशिका के अंदर आती है। 38वां प्रश्न, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? यानी कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल। देखिए रसदानी, गाल्जी उपकरण, प्लास्टिड और लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका का आत्मघाती थैली कहलाती है, क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचनकारी एंजाइम्स कोशिका को भी पचा लेते हैं। जब कोशिका पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है या कोई कोशिकांग काम करना बंद कर देता है, उस दौरान जो लाइसोसोम है स्वयं फट जाता है और कोशिका के को ही पचा लेता है, अतः इसे कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। अगला है कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, प्लास्टिड। तो जो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में, अतः कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। 40वां प्रश्न, कोशिका ऊर्जा को किस रूप में संचित रखता है? यानी कि एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, अकार्बनिक फास्फेट के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो कोशिका जो है ऊर्जा के सिक्के जो होते हैं वो एटीपी के रूप में होते हैं, यानी कोशिका एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करके रखती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है एटीपी, और एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, जिसे ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। एटीपी के रूप में ये ऊर्जा को समायोजित करके रखती है कोशिका। देखिए 66वां प्रश्न, द्विनाम या द्विपद नाम, द्विनाम पद्धति भी कह सकते हैं इसको, के लिए कौन सा कथन सही है? जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है, वैज्ञानिक नाम इटैलिक में लिखे जाते हैं, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा जो देखिए द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी, तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। जैसे मेंजिफेरा इंडिका, इसमें जो पहला नाम है जो कि वंश को बताता है, जीनस को, दूसरा नाम स्पीसीज यानी कि जाति को बताता है। तो पहला नाम कैपिटल लेटर में और इनको इटैलिक में लिखा जाता है। तो इटैलिक यानी कि थोड़ा टेढ़ा हुआ लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इटैलिक नाम इटैलिक भी लिखे जाएंगे अगर प्रिंटेड नाम है तो, और प्रजाति का नाम पीछे वाला जो इंडिका छोटे ABCD में लिखा जाएगा, छोटे अक्षर में, और आगे का जो वंश का नाम है यानी कि जीनस का नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे मेंजिफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है, मेंजिफेरा इंडिका। अगला है, संपूर्ण जीव जगत में को व्हिटेकर ने कितने भागों में विभाजित किया? तो देखिए जो व्हिटेकर है इन्होंने पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो पंच जगत यानी कि 5 जगत में बांटा था। इन्होंने 5 जगत में बांटा था जीवों को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। यानी कि इस तरह से इन्होंने 5 जगत में बांटा। मोनेरा में एक कोशिकी प्रकृति को रखा, प्रोटिस्टा में एक कोशिकी यूकेरियोटिक को रखा, और फंजाई जिसमें कवक को रखा, और प्लांटी में प्लांट को, और एनिमेलिया में जंतुओं को। अगला प्रश्न उभयचर पादप है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो देखिए उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा जो कि जल और थल दोनों में उगते हैं, अतः वे उभयचर पादप कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइटा हमारा करेक्ट आंसर, इन्हें पादप जगत के उभयचर कहते हैं। अगला प्रश्न अपना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो देखिए जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है
आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, निमेटोडा। तो जो आर्थ्रोपोडा है यानी कि जो कीट पतंगों वाला, वो सबसे बड़ा संघ आता है जिसमें कीड़े मकोड़े सभी आ जाते हैं। अगला है मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो देखिए मेंढक का जो हृदय है उसमें 2, 3, 4, 5, तो 3 कक्ष होते हैं मेंढक के हृदय में। हमारे जो हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि ये पुस्तक किन्होंने लिखी थी। चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉक। तो कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यानी कि जब वेग में किसी प्रकार का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उससे क्या कहते हैं। तो औसत वेग, औसत चाल, त्वरण, विस्थापन। तो इसे त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। तो यही प्रश्न तुरंत आ गया अपना, त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। तो अभी जस्ट ही मैंने बता ही दिया, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर किसका मात्रक है, त्वरण का। अगला है कार्य का ऐसा ही मात्रक है। देखिए जो कार्य क्या है उसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन, जूल, वाट और डाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्य का जो ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अगला है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जड़त्व की माप होती है, यानी कि जड़त्व को मापने के लिए उसकी माप होती है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। तो दोस्तों जड़त्व क्या है, किसी वस्तु द्वारा अपनी मूल स्थिति को बनाए रखना क्या कहलाता है, उसका जड़त्व। उसकी जड़त्व के कारण ही वो अपनी मूल स्थिति को बनाए रखती है। तो जो मूल स्थिति देखिए इसमें वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान के कारण, यानी कि उसके मास के कारण, उसके द्रव्यमान के कारण ही वह अपनी मूल स्थिति को बनाए रखती है। तो ऑप्शन सी द्रव्यमान हमारा करेक्ट आंसर। तो जड़त्व की जो माप होती है वो उसके द्रव्यमान के आधार पे होती है। अगला प्रश्न अपना, न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा आती है। देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम, दूसरा, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम नियम जो बताता है जड़त्व के नियम को बताता है, और दूसरा जो है बल को बताता है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के समानुपाती हो। तो तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया को नियम को बताता है। तो एफ बराबर एम ए ये गति का दूसरा नियम बताता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। 51वां प्रश्न है अपना, एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए 746, 876 वाट, 435 वाट और 976 वाट। तो 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ, 746 वाट बराबर एक हॉर्स पावर। अगला है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड जो ध्वनि तरंगे हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन डी है 1,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की जो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के अंदर आती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा, जबकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य ध्वनि तरंगों के अंदर आती है, और 20 हर्ट्ज से कम वाली आती है अवश्रव्य। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हुआ पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का ऑप्शन सी, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो सारी ध्वनि तरंगे हैं वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति की रेंज में होती है। अगला तरंग का वेग v, आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्बडा में क्या संबंध है, यानी कि इनमें आपस में क्या संबंध है, इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें बताना है। यानी कि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों में क्या संबंध है। तो v बराबर n इंटू लेमड़ा, v बराबर लेमड़ा अपॉन n, c है v बराबर n माइनस लेमड़ा, d बराबर जो है हमारा है v बराबर n प्लस लेमड़ा। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, v बराबर n इंटू लेमड़ा होता है, यानी कि वेग बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अगला है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ध्वनि का वेग स्टील, वायु, निर्वात, जल में। तो ध्वनि का सबसे ज़्यादा चाल होती है ठोस के अंदर। तो इसमें ठोस जो है वो स्टील है,
यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए स्टिल करेक्ट आंसर हुआ। ध्वनि का जो सर्वाधिक जो वेग होता है वो स्टिल में होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। जबकि निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती है, तो ऑप्शन ए स्टिल में ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगला, वायु में ध्वनि का वेग है, यानी कि हवा में ध्वनि की क्या रफ्तार है, लगभग 220 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 110 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 232 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन डी 344 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि का वेग, यानी कि 1 सेकंड में 344 मीटर तक चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है ठोस, द्रव और गैस और निर्वात। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ध्वनि तरंगों को एक चलने के लिए माध्यम चाहिए, अतः ये निर्वात में नहीं चल सकती। तो ऑप्शन डी निर्वात, यानी कि जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ ध्वनि तरंगे गति नहीं करती है। अगला है तत्व यूरेनियम 92, इसका जो परमाणु द्रव्यमान इसका 235 है। और देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या पूछी गई है, तो जिसकी जो प्रोटॉन की संख्या 92 आएगी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 92 यानी कि 92 पे है। तो दोस्तों जो प्रोटॉन की संख्या है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है, तो हमारा जिसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जबकि जो आपसे पूछा जाए तो 92 हमारा प्रोटॉन की संख्या, परमाणु इसका क्रमांक है। अगला है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो ए 10⁻⁻6 मीटर, बी 10⁻⁻10 मीटर, सी 10⁻⁻14 मीटर, डी 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, यानी कि 10⁻⁻10, जिसे अंगस्ट्रान से भी व्यक्त करते हैं। 59वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, यानी किसके पास स्वयं का डीएनए, तो सेंट्रियोल, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें स्वयं का डीएनए होता है और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें स्वयं का डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, अतः हम डी पे टिक करेंगे। तो ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला है निम्न में से संक्रामक रोग की पहचान करें, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, हैजा। तो ऑप्शन डी जो हैजा है जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी हैजा एक प्रकार का संक्रामक इन्फेक्टियस डिसीज की श्रेणी में आता है, संक्रामक रोग है। जबकि कैंसर, हृदय रोग ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अगला, निम्न में से तत्व का उदाहरण है, तो साधारण नमक, जल, लोहा, वायु। साधारण नमक यौगिक है, जल भी एक प्रकार का यौगिक का अणु है, लोहा एक प्रकार का तत्व है और वायु मिश्रण है। तो तत्व में आएगा लोहा, जो कि एक प्रकार का तत्व है लोहा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो हमारा आयरन। अगला है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन अनुदैर्ध्य तरंगे, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है प्रकाश तरंगे होती है, और अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है उसमें आएगा ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसमें जो माध्यम के जो कण हैं वो तरंग कण की दिशा के अनुदिश गमन करते हैं, कंपन करते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि जो प्रकाश तरंगे माध्यम की कण तरंग दिशा के ऊपर नीचे यानी कि 90 डिग्री के कोण पे गमन करते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड जो वेव्स होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। 63वां प्रश्न, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, तो देखिए जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेलगाड़ी। तो सबसे ज़्यादा भारी कौन है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेलगाड़ी। तो सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान है वो रेलगाड़ी का होता है, और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए इसमें तो साइकिल आएगा। तो रेलगाड़ी जिसका सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा यानी कि रेलगाड़ी इसका आंसर हुआ। अगला है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा निकालने के लिए E के बराबर हाफ mv का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv का स्क्वायर। तो देखिए v का स्क्वायर यानी कि ये
वर्ग के गुणांक में बढ़ जाती है। तो ये 4 गुना हो जाएगी, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वी का यहाँ अपन डबल करने पर 4 गुना हो जाती है। अगला, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सर्वाधिक होगी? ठोस, द्रव, गैस, सभी अवस्थाओं में एक समान। तो देखिए सबसे ज़्यादा गति किस में करते हैं, ठोस के कण या द्रव के या गैस के? तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भाप होती है वो तुरंत ऊपर उड़ने लग जाती है, तो क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। जबकि ठोस आपको पता है बर्फ़ है वो नीचे बैठ जाता है, और द्रव सामान्यतः बहता रहता है। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन करेगा? सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा रहेगी गैस के अंदर, क्योंकि गैस के कण बहुत ही तेज़ी से गति करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।